हम लोगों ने बाकी क्लासेस के क्वेश्चन पेपर को समझा था और आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 8 का सोशल साइंस का पेपर। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग को क्वेश्चन पेपर जब हमको मिलता है तो उसको करना स्टार्ट करना होता है। हमको 15 मिनट्स रीडिंग के लिए मिलते हैं और उन 15 मिनट्स में हमको क्या चीज़ें करनी चाहिए और किस तरीके से पेपर हमको अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, वो सारा चीज़ें मैं आपको ये जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है इसमें समझाने की कोशिश करूँगी। तो जैसे ही हमको क्वेश्चन पेपर मिलता है सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए जो सबसे फर्स्ट पेज होता है उसको, उसमें हमको चेक करना चाहिए सबसे पहले तो कि क्या हमको सही क्वेश्चन पेपर मिला है। कहीं ऐसे तो नहीं है किसी दूसरी क्लास का पेपर हमको मिल गया है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो वो चीज़ें हमको चेक करना चाहिए, हमारा ही सब्जेक्ट है, हमारी ही क्लास है और हमारे ही मीडियम का, चाहे हम हिंदी में कर रहे हैं या इंग्लिश में, वो सही पेपर हमारे पास में होना चाहिए। उसके बाद में हमको चेक करना चाहिए कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर हैं उसमें जितने भी पेजेस हैं क्या वो पेजेस सारे कंप्लीटेड हैं या नहीं। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि प्रिंटिंग में एक दो पेजेस जो होते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं या प्रिंट होने से रह जाते हैं, तो हमको लगता है कि वो क्वेश्चन हमको करना ही नहीं था, तो उस वजह से हमारे मार्क्स कम हो सकते हैं। तो इसीलिए हमको सबसे पहले ये भी चेक करना चाहिए कि सारे पेजेस क्वेश्चन पेपर में जो हैं वो हैं सीरीज़ में क्या नहीं। जैसे 2 नंबर के बाद में 3 नंबर ही है, उसके बाद 4 है, ऐसा तो नहीं है कि 2 के बाद सीधा 4 स्टार्ट हो गया, 3 मिसिंग हो। तो इस तरीके से हमको सारे पेजेस को काउंट करना चाहिए। और जो जब भी आप ये फर्स्ट पेज देखोगे इसमें सारी चीज़ें हमको दी गई होती हैं, जैसे कितने सेक्शन हैं पेपर में करने के लिए। जैसे इसमें देखो लिखा गया है कि यह प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है, खंड क से लेके खंड 4 तक, और इस प्रश्न पत्र में कुल 14 प्रश्न हैं। तुमको ये भी देखना है कि टोटल 14 क्वेश्चंस हमारे पेपर में हैं कि नहीं है, कुछ मिसिंग तो नहीं है। उसके बाद देखो ये देखना होता है कि कितने क्वेश्चंस हमको करने हैं। जैसे इसमें लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में हमको सारे ही प्रश्न करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। यद्यपि कुछ प्रश्नों में आंतरिक चयन उपलब्ध है, इसका मतलब ये है कि कुछ प्रश्नों में हमको आंतरिक चयन करने को मिलेगा, यानी कि उसमें ऑप्शंस अवेलेबल होगा कि दोनों ऑप्शंस में से कोई एक करना होगा, लेकिन क्वेश्चन सारे ही करने होंगे। और हमको ये भी देखना है कि जो भी क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। जैसे कि एक अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क का है तो उसमें हमको 1 वर्ड में ही आंसर देना होगा, ये वो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होगा। अगर कोई क्वेश्चन 2 अंक का है, जैसे इसमें लिखा हुआ है खंड ख प्रश्न संख्या 2 से 5 तक 2 अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, तो जो भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे उसको हमको कितने वर्ड्स में लिखना है, कितने शब्दों में, वो भी क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में समझाया गया। जैसे इसमें लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 20 शब्द से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी कि आप मान लीजिए 30 शब्दों में लिख देते हैं या 40 में लिख देते हैं तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और हो सकता है मार्क्स डिडक्ट भी हो जाए। तो आपको कोशिश करनी है कि जितने शब्दों में पूछा गया है उतनी ही वर्ड लिमिट में आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद दिया गया खंड ग में, जो कि 6 से 7 तक है, इस ये 3 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 40 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। इसका मतलब देखो इन्होंने सारे ही प्रश्नों में जो जितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वर्ड्स की लिमिट भी तय की है। तो हमको उन्हीं प्रश्नों को जितने उसमें दिए गए शब्द हैं उतने में ही लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने के या बहुत ही कम शब्दों में लिखने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद में आपको केस आधारित प्रश्न भी दिए गए हैं और एक मानचित्र का प्रश्न है खंड च में प्रश्न संख्या 14। अब इसमें कुछ बच्चों ने इस बार क्या किया था कि देखो जो दृष्टि बाधित विद्यार्थी होते हैं वो लोगों को मानचित्र में मार्क करने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि उनसे क्वेश्चंस के आंसर पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं इसके भी आंसर लिख के आ जाते हैं, तो आपको नहीं लिखना है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि नहीं देख सकता तो उनको उनके आंसर्स लिखने हैं, बाकी सबको जो भी मानचित्र वाले प्रश्न हैं उसमें मार्क करना होता है। अब जब हम लोग क्वेश्चन पेपर करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमको ये भी देखना होता है कि सबसे पहले हमको किस प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं होता कि हमने क्वेश्चन पेपर मिल गया, स्टार्ट कर दिया, उसको फर्स्ट पेज से ही करना और आगे आगे करते गए, ऐसे नहीं करना होता है।
क्वेश्चन पेपर को ठीक से करने का और किस तरीके से हम उसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमें प्रश्न कौन सा करना है। तो देखो, जब भी हमको क्वेश्चन पेपर मिलता है सबसे पहले हमको करने होते हैं वो प्रश्न जो कि अनुच्छेद वाले या गद्यांश वाले प्रश्न होते हैं। जैसे कि हम जब भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पैसेज वाले, अनुच्छेद वाले या गद्यांश वाले क्वेश्चंस कहाँ पे हैं, उनको ढूंढेंगे और सबसे पहले उनको करेंगे। इनको इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो, जैसे भी अगर हमने खाली क्वेश्चंस के आंसर करना स्टार्ट कर दिया फर्स्ट पेज से ही, तो हो सकता है कि हमको उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हों, और अगर नहीं आते होंगे तो हमको आगे के क्वेश्चंस करने में भी डर लग सकता है कि हमको पहले ही नहीं आया तो आगे का तो हमको हो सकता है और भी नहीं आता, तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होने लग जाता है। और अगर हम पैसेज को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा माइंड सारे क्वेश्चंस को करते करते इतना थक जाता है कि जब हमको रीड करके क्वेश्चंस के आंसर किसी पैसेज में ढूंढने पड़ते हैं तो हमको उसमें प्रॉब्लम होती है। तो जैसे ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा माइंड फ्रेश होता है, तो इसलिए हमको सबसे पहले अटेम्प्ट करने चाहिए गद्यांश वाले या पैसेज वाले प्रश्न। और इसको भी करने का एक तरीका ये है कि इसको ऐसा भी नहीं कि सीधा हमने पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ऊपर से देख लेंगे। जैसे उसमें हेडिंग दी गई है नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, ये हमने देख लिया। अब हम पहले पैसेज को नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसके प्रश्नों को, जैसे कि देखो यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रश्न, एक बार हल्का हल्का पढ़ लेंगे, प्रश्नों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें दिया गया है, शाह जहानाबाद को मलबे के ढेर में किसने बदल दिया, ये 1 मार्क का है। अब जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको 1 या 2 वर्ड में ही आंसर देना होता है, ये याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, जिसके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए, ये भी 1 मार्क का है। नादिर शाह के आक्रमणों के 2 प्रभावों को लिखिए। अब हमने ये प्रश्न पढ़ लिए, अब हम जैसे ही इन प्रश्नों को पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा हमारे माइंड में वैसे ही एक प्रश्न हमको याद हो जाते हैं, हम नहीं चाहें तो भी होंगे। अब जब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली हमारा जो नज़र है वो उन लाइनों पर ही ज़्यादा जाएगी जहाँ पे हमको इन प्रश्नों का आंसर मिलेगा। एक बार हम दोबारा से प्रश्नों को पढ़ लेंगे। शाहजहानाबाद को मलबे के ढेर में किसने बदल दिया, जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। नादिर शाह के आक्रमण के किन्हीं 2 प्रभावों को लिखिए। अब हम पैसेज को पढ़ना करेंगे शुरू। नादिर शाह के आक्रमण के फलस्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया। इनमें से एक ने मुगल कोष को जिस तरह से लूटा उसका वर्णन इस तरह से किया गया है। अब देखो, ये जो शाहजहानाबाद था ये भी हमको देखना है ये कहाँ था, ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। 60 लाख रुपए और कई हज़ार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया। इनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कहीं नहीं हो सकता था, जैसे तख्ते ताऊस, मयूर सिंहासन। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए, जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी अब उन्हें प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। अलग थलग पड़े लोगों को उनकी कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया, दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया फैशन चलाते थे अब नंगे घूमने लगे, और जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर दिया। ये पैसेज देखो हमने पढ़ लिया। अब हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे 1 बाय 1 और इसके आंसर ढूंढने का कोशिश करेंगे। अब है, शाहजहानाबाद को मलबे के ढेर में किसने बदल दिया। अब हमको इजीली पता है कि शाहजहानाबाद को मलबे के ढेर में बदला नादिर शाह ने। देखो लास्ट की लाइन में ही लिखा हुआ है, तो हमको यहाँ पे सिर्फ यही लिखना है नादिर शाह, ज़्यादा लाइन्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। उसके बाद है, जिनके पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए, इस कथन का आशय स्पष्ट करना है। तो यानी कि अब इसका मतलब देखो, ये तो पैसेज में जो लिखा है इसको हमको अपने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह है कि भी उनकी नादिर शाह ने जो ज़मीन जायदाद थी वो लूट ली थी,
या ये भी लिख सकते हैं कि वो अब बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे। सिंपली इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद है नादिर शाह के आक्रमण के किन्हीं 2 प्रभावों को लिखिए। तो काफ़ी सारे प्रभाव इसमें दिए गए हैं, जैसे कि आप देखोगे अगर ऊपर से 4th लाइन, तो यहाँ पे सीधे प्रभाव ही 1 बाय 1 दिए गए हैं कि जो कभी मालिक थे वो अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए थे, ये इसका एक प्रभाव है। जिनको कभी बहुत भरपूर इज्जत दी जाती थी, अब उनको प्यास बुझाने के लिए भी पानी नहीं मिलता था, ये भी लिख सकते हैं। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया था, और जो शहर था वो कैसा हो गया था, अब मलबे का ढेर बन गया था। यानी कि काफ़ी सारे प्रभाव लिखे हुए हैं, किन्हीं भी आपको 2 इसमें से प्रभावों को लिखना था। अगर हम इस तरीके से पैसेज को करने का ट्राई करेंगे तो हमको बहुत ईजी लगेगा ये करने में, और गलतियाँ कम होंगी। अब हम अगला पैसेज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे कहाँ से, प्रश्नों से। वायुमंडल किन पदार्थों से बना है, पहला प्रश्न है। जैवमंडल का अर्थ क्या है, वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। ये 3 प्रश्न है, दोबारा से एक बार पढ़ेंगे। वायुमंडल किन पदार्थों से बना है, जैवमंडल का क्या अर्थ है, वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे हमारे पैसेज को। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपनी चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो हमने इसको पढ़ लिया। अब फिर से पढ़ेंगे प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न था वायुमंडल किन पदार्थों से बना है। तो देखो जैसे ही ये तो हमने पढ़ लिया, हमको समझ में भी आ गया कि पहली और दूसरी लाइन में तो ये नहीं लिखा कि किससे बना है, ये हमको मिलता है 3rd लाइन में। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। तो यानी कि ये इन कणों से मिलकर बना है, यही इसका आंसर था। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, कई प्रकार की गैसें, धूल कण और जलवाष्प। ये 3-4 वर्ड्स भी लिखेंगे तो भी हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जैव मंडल का क्या अर्थ है। अब जैव मंडल का देखो इसमें दिया गया है नीचे से 2nd लाइन, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। इतना ही इसका आंसर है। उसके बाद है 3rd क्वेश्चन, वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो क्या फ़ायदा हमको होता है वायुमंडल से, वो हमको लिखना है।